हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। हम एनालिसिस कर रहे थे क्लास 6 से लेकर 12th की एनसीईआरटी महेश वर्णमाल की बुक को 2030 के एडिशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज हम एनालिसिस करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के सबसे पहले ऐतिहासिक स्रोत की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। किसी व्यक्ति समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण विशिष्ट एवं सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाएं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। जो किसी व्यक्ति समाज अथवा देश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, उनके तथ्यों जो आदि का जो क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन होता है, वो इसे हिस्ट्री कहा जाता है, हिस्ट्री कहलाता है। नेक्स्ट बात करेंगे फादर ऑफ हिस्ट्री की। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? यह माना जाता है किसे? राजतरंगिणी को। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक माना गया है राजतरंगिणी को। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? ये प्राचीनतम सिक्के कहलाते हैं आहत सिक्के या पंचमार्क्ड कॉइन कहा जाता है। इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क्ड कॉइन कहा जाता है, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्कों को। नेक्स्ट बात करेंगे, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है डॉक्टर प्राइमरोज को। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है डॉक्टर प्राइमरोज को। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिका इंडिया किसकी कृति है? ये कृति है किसकी? स्टुअर्ट पिगट की। कृति है स्टुअर्ट पिगट की। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृतांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? एक शब्द था इंतु। इंतु शब्द का प्रयोग किया था किसने? चीनी यात्रियों ने अपनी यात्रा वृतांतों में। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को कहा जाता है अभिलेख शास्त्र या एपिग्राफी कहा जाता है उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है किसी हाथी गुम्फा अभिलेख से। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ है। ये सभी अभिलेख जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, याद रखिए। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? ये तैयार किया B.A. श्रीमथ ने। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास तैयार करने का श्रेय जाता है B.A. श्रीमथ को। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, हिस्ट्री को कितने जो है कालों में विभाजित किया गया है, एक एक करके उसकी कालों हिस्ट्री के जो है पीरियड्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल जिसे प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा गया, आद्य ऐतिहासिक काल जिसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहा गया, और सबसे बाद में आया ऐतिहासिक काल जिसे हिस्टोरिकल पीरियड कहा गया। प्रागैतिहासिक काल में प्रागैतिहासिक काल जो था, इसमें ये कब से मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक का काल जो था उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता था। इसमें पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र जो स्रोत थे, क्योंकि इसमें जो है लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। यहाँ पर प्रागैतिहासिक या प्री हिस्टोरिक पीरियड में पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत थे, इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। उसके बाद आया प्रोटो, जो उसके बाद समय आया तो उसे कहा 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का, उसे कहा गया आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे किंतु पठनीय थे, उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था। उसके बाद का जो काल आया 600 ईसा पूर्व से आगे का, उसे कहा गया हिस्टोरिकल पीरियड। इसमें पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य जो थे उपलब्ध थे। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का उपयोग किया गया? इसमें उपयोग किया गया धार्मिक ग्रंथों का, ऐतिहासिक ग्रंथों का, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण का। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरणों का प्रयोग किया गया। ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाले थे जेम्स प्रिंसेप
1837 ईस्वी में। 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? ये माना जाता है किसे? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता भारत में। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? वो थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था वैवस्वत। वैवस्वत जो थे ये पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा थे। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? ये गुप्त वंश का उल्लेख है वायु पुराण में। नेक्स्ट बात करेंगे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती है किसकी? मौर्य वंश की। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है कल्पसूत्र से। कल्पसूत्र ग्रंथ से जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? मत्स्य पुराण संबंधित है आंध्र सातवाहन वंश से। मत्स्य पुराण का संबंध है आंध्र सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? ये संबंधित है मौर्य वंश से। खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? ये लिखी जाती थी दाएं से बाएं की ओर। दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था खरोष्टी लिपि को। नेक्स्ट है नारद स्मृति। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? ये जानकारी मिलती है गुप्त वंश के विषय में नारद स्मृति से। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? ये मानी जाती है मनु स्मृति। मनु स्मृति को स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक माना गया है। नेक्स्ट है, शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? ये किसे कहा गया है? ये कहा गया है मनु स्मृति को। शुंग काल का मानक ग्रंथ कहा गया है मनु स्मृति को। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? ये कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। नेक्स्ट है महाभारत। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख किसमें है? अश्वलायन ग्रहसूत्र में मिलता है। इसमें प्रारंभ में कितने 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। जब इसमें 8800 श्लोक थे तो इसे जय संहिता कहा जाता था। कुछ समय पश्चात ये बढ़कर कितने 24,000 श्लोक हो गए और इसे भारत नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसे भारत कहा जाने लगा इसका नाम। अंत में इसमें 1 लाख श्लोक हो गए और इसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। किसे? ये जिसे इस प्रारंभ में जो है महाभारत जो थी, ये महाभारत, इसे प्रारंभ में क्या हुआ? प्रारंभ में इसे अश्वलायन ग्रहसूत्र से जिसकी जानकारी मिलती थी महाभारत की। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? पुरालेख विद्या से अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। शिलालेखों का अध्ययन पुरालेख विद्या के अंतर्गत किया जाता है। पुरावशीष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? ये माना गया है डार्विन को। पुरावशीष का महानतम अन्वेषक माना गया है डार्विन को। इब्न बतूता का यात्रा वृतांत किस नाम से प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है रेहला के नाम से। इब्न बतूता का यात्रा वृतांत रेहला के नाम से प्रसिद्ध है। हियनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। हियनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। बौद्ध धर्म के अध्ययन से संबंधित था नालंदा विश्वविद्यालय। अब हम यहाँ पर प्रमुख अभिलेख और उनके शासकों की बात कर लेते हैं। पहला अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। जो शासक थे वहाँ उसके कलिंग नरेश खारवेल। इहोल अभिलेख शासक थे पुलिकेशन सेकंड। नासिक अभिलेख गौतमी बलसेरी शासक थे। ये सभी अभिलेख जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जूनागढ़ अभिलेख शासक थे रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख शासक थे समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख शासक थे मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख शासक थे प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ा अभिलेख शासक थे बंगाल शासक विजय सेन। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख शासक थे कौन? स्कंदगुप्त। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? जानकारी मिलती है किसकी? शुंग काल की। शुंग काल की जानकारी मिलती है बौद्ध स्तंभ लेख से। हियनसांग ने अपनी यात्रा वृतांत का वर्णन किस पुस्तक में किया? CU की एक पुस्तक थी इन्होंने अपनी यात्रा वृतांत का वर्णन किया इसमें हियनसांग ने। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? किताब उल हिंद की रचना की थी किसने? अल बरूनी ने।
अरबी भाषा की पुस्तक थी, इसका नाम था किताबुल हिंद, रचना की थी अल-बरूनी ने। मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। बहुत बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, जो है तुगलक ने दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया था, तो ये मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। ये क्वेश्चन जो है कई तरीके से घुमाकर हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है मार्को पोलो। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? यात्रा का उल्लेख मिलता है इसमें पांड्य राज्य की। मार्को पोलो द्वारा पांड्य राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? इस पता चलता है शुंग वंशी इतिहास का पतंजलि के महाभाष्य का। अब हम यहाँ पर बात करेंगे चीनी लेखकों के वर्णन की। जो भी चीनी यात्री आए थे उनकी जो उनके समय की, किस समय में आए और उनकी रचनाओं की, और उन्होंने जो है अपनी यात्रा का विवरण किस प्रकार दिया। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर फैयान की। फैयान 399 से 414 ईसा में आए और इन्होंने रचना थी इनकी भारत दशा का विवरण। इनका जो यात्री विवरण था इस प्रकार था। यह प्रथम चीनी यात्री थे जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियों तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद राजमहल को देव निर्मित बताया था। इन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद राजमहल था इसको देव निर्मित बताया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट चीनी यात्री थे, ये सभी जो हम यहाँ पर चीनी यात्रियों की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट चीनी यात्री थे हेनसांग, जिनका समय काल था 629 से 645 ईसा तक, और इनकी जो है रचना थी सी यू की पाश्चात्य संसार के लेख। इनका यात्रा विवरण इस प्रकार था। हेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। ये हेनसांग जो थे हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि दी थी। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता था। किसे? हेनसांग को। नेक्स्ट थे इत्सिंग। इत्सिंग जो थे, इत्सिंग भी चीनी यात्री थे। 673 से 675 ईसा पूर्व में आए थे। इनकी रचना थी प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं। इनकी रचना थी। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत थे। चीनी बौद्ध यात्री जो कि ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत थे। नेक्स्ट है सती प्रथा। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। ये एरण अभिलेख को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है एरण अभिलेख। अब हम यहाँ पर पाषाण काल टॉपिक को देखेंगे। पाषाण काल टॉपिक से बनने वाले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। पहले यहाँ पर देखते हैं पाषाण काल को जो है कितने भागों में यहाँ पर डिवाइड किया गया। तो पाषाण काल को यहाँ पर पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल जो है 3 इन्हें भागों में इसे डिवाइड किया गया। ये समय था 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व का जो समय था उसे पुरा पाषाण काल कहा गया, और जो 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक का समय था उसे मध्य पाषाण काल कहा गया। 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व जो समय था उसे नवपाषाण काल कहा गया। इसमें पुरा पाषाण काल का जो निम्न पुरा पाषाण काल था उसमें 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक का समय था उसे निम्न पुरा पाषाण काल कहा गया, और जो है मध्य पुरा पाषाण काल जो कि 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक का समय था उसे कहा गया मध्य पुरा पाषाण काल, और उच्च पुरा पाषाण काल जो 40,000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व तक का समय था उसे कहा गया उच्च पुरा पाषाण काल। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट है पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये श्रेय दिया जाता है किसे? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। श्रेय दिया जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? कहलाता है पुरा पाषाण काल। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल कहलाता है पुरा पाषाण काल। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? ये पत्थर या स्टोन का प्रयोग करते थे, पत्थर का प्रयोग करते थे प्राचीन भारत में औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? ये था जम्बू द्वीप का जो है खंड था। नेक्स्ट है सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो थे होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता था? उसे जाना जाता था पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। किस रूप में जाना जाता था?
पिथेकेंथ्रोपस के रूप में। नेक्स्ट है भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये प्राप्त होते हैं हथनोरा नर्मदा घाटी से। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होते हैं नर्मदा घाटी के हथनोरा से। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरा स्थल से प्राप्त होते हैं? ये प्राप्त होते हैं मेहरगढ़ से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं मेहरगढ़ से। जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ कालीबंगा से। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई? जो पाषाण स्मारक थे इनकी पहचान की गई मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण जो है प्राप्त हुए थे। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तांबे का। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया था। प्रस्तर युग या जिसे स्टोन एज जो है कि लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन था? वो था कुत्ता। जो है प्रथम, कई बार क्वेश्चन इस तरह भी पूछ लिया जाता है, जो प्रथम पालतू जानवर बनाया था पाषाण काल में लोगों ने, तो वो कौन था? पाषाण काल के निवासियों ने प्रथम पालतू जानवर किसे बनाया? तो कुत्ता को। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? ये माना जाता है मध्य पाषाण काल से। पशुपालन का प्रारंभ माना जाता है मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आजमगढ़ से प्राप्त होते हैं, आदमगढ़ से प्राप्त होते हैं। सॉरी, आजमगढ़ से नहीं, आदमगढ़ से। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? ये प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? यह था जौ। ये जिसे बरलैली भी कहा जाता था, बरली भी कहा जाता था या जौ कहा जाता था। ये प्रथम जो है अनाज था जिसे मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर चाकोलिथिक युग की। चाकोलिथिक एज को किस अन्य नाम से जाना जाता था? इसे जाना जाता था कॉपर एज या ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता था चाकोलिथिक युग को। अब यहाँ पर बात करेंगे ताम्रपाषाण कालीन से जो प्राप्त साक्ष्य थे, उसमें सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर किसे? इनाम गांव से। ताम्रपाषाण कालीन साक्ष्य कहाँ से, इनके स्थलों की और प्राप्त साक्ष्य। इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में। यहाँ से कच्ची ईंटों के मकान, गोलाकार गड्ढे वाले मकानों के साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। दैमाबाद, यहाँ पर कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने के प्रमाण सबसे बड़ा यहाँ पर ये ताम्रपाषाणिक स्थल था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए, दैमाबाद जो है सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल था। नेक्स्ट है नवदा टोली, ये भी महाराष्ट्र राज्य में है। इसका उत्खनन एच.डी. शंकालिया द्वारा चित्रित काले मृतभांड के जो है प्रमाण मिले थे। इसका उत्खनन कराया गया एच.डी. शंकालिया द्वारा। नेक्स्ट है निवासा, ये महाराष्ट्र राज्य में है। पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल सल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए। नेक्स्ट है ताम्रवती राजस्थान राज्य में। यहाँ से प्राप्त काले मृतभांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे रहते थे। ये सभी ताम्रपाषाण कालीन जो है स्थल हैं और इनसे ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। किसने किया था? सर जॉन लुबाक का नाम याद रखिए। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम महानिदेशक कौन थे? वो थे जॉन मार्शल। इनका नाम याद रखिए, जॉन मार्शल का नाम याद रखिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फादर ऑफ इंडिया आर्कोलॉजी ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो ये भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं से। नेक्स्ट है कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त होते हैं? ये प्राप्त होते हैं कहाँ से? नवपाषाण काल से। नेक्स्ट है
पेब्बल टूल्स। पेब्बल उपकरण किस काल से संबंधित है? ये निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है पेब्बल टूल्स। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति। आहार संस्कृति प्रसिद्ध है किससे? ताम्रवती के नाम से। माइक्रोलिथिक औजार, माइक्रोलिथिक टूल्स किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? बेलन घाटी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की फेवरेट है, पूछी जाती है, निम्न पुरापाषाण काल से। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक किस अवस्था काल से जुड़ी है? ये जुड़ी है मानव की जो है हंटिंग और फूड गेदड़ की जो व्यवस्था है ये जुड़ी है किससे? पुरापाषाण काल से। पुरापाषाण काल से। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति में। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के नीचे के फर्श में उत्तर दक्षिण की दिशा में रखकर दफनाते थे। उत्तर दक्षिण का मतलब ये है कि उनका सर जो है उत्तर की ओर होता था और पैर दक्षिण की ओर होते थे। ऐसे जो है महाराष्ट्र के लोग होते थे, जो मृत व्यक्ति होते थे, उनको ये इस तरीके से दफनाते थे ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति में। नेक्स्ट है भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? ये है महादहा और सराय नाहर राय। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं महादहा और सराय नाहर राय। नेक्स्ट है आधुनिक मानव होमो सैपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? ये हुआ उच्च पुरापाषाण काल में। उच्च पुरापाषाण काल में आधुनिक मानव होमो सैपियंस का जो है प्रादुर्भाव हुआ। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चरट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? ये प्रयुक्त हुए मध्य पुरापाषाण काल में। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चरट आदि के पत्थर मध्य पुरापाषाण काल से प्रयुक्त किए जाने लगे। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल से सर्वप्रथम मानव ने अग्नि का उपयोग करना सीख लिया था। भारत में जीवाश्म में फॉसिल का एकमात्र प्रमाण कहाँ से मिला? ये शिवालिक पहाड़ी से मिला था। भारत में फॉसिल का एकमात्र प्रमाण जो था मिला था शिवालिक पहाड़ी से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? ये प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? ये भी मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए थे कपास के प्राचीनतम साक्ष्य। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट है हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए? ये प्राप्त हुए थे सराय नाहर राय से। हड्डी निर्मित उपकरण सराय नाहर राय से प्राप्त हुए थे भारतीय पुरातात्विक स्थल में। गैरिक मृतभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? हस्तिनापुर से। गैरिक मृतभांड पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर से। नेक्स्ट बात करेंगे सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल थे मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, सुतका, गेंडोर, हड़प्पा और कोटदीजी, जो कि वर्तमान में कहाँ? पाकिस्तान में है। ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल से। अब बात कर लेते हैं नवपाषाणकालीन स्थलों की। नवपाषाणकालीन स्थलों में बुर्जहोम, जो कि कहाँ? कश्मीर में। बुर्जहोम कश्मीर में, इसमें कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। जो बुर्जहोम कश्मीर में है, यहाँ पर कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। गुफ्फकराल, ये कश्मीर में, यहाँ पर कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य। हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृतभांडों का प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुए गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य प्राप्त हुए मेहरगढ़ पाकिस्तान से। महादहा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती व पशुबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ? महादहा उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट कोलडीहा उत्तर प्रदेश। कोलडीहा उत्तर प्रदेश से साक्ष्य प्राप्त हुए धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। धान का जो है भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य प्राप्त माना जाता है। ये प्राप्त हुए थे कहाँ से? कोलडीहा उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है संगनकल्लू कर्नाटक। संगनकल्लू कर्नाटक राज्य में, यहाँ से राख के टीले के प्राप्त हुए, जो कि बेल्लारी जिले में स्थित थे। राख के टीले, संगनकल्लू। पिकलीहल कहाँ? कर्नाटक में। पिकलीहल कर्नाटक से प्राप्त हुए राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए।
चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियां, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित ब्रह्मांड के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से? चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है सारूतारू। सारूतारू कहाँ? असम में। सारूतारू असम से गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियां व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए थे। चिरांद बिहार से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए जो कि प्राय हिरणों के सींगों से बने थे। दावोजली असम से कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कहाँ? दावोजली असम से। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है नवदा टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन करवाया था। किसने? नवदा टोली ताम्रपाषाणिक स्थल था, उत्खनन करवाया था एस डी सांकालिया ने। नवदा टोली वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में नवदा टोली है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अब हम यहाँ पर हड़प्पा टॉपिक से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। हड़प्पा टॉपिक से, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता को जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है तो ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का काल है, जो ये हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल माना जाता है। हड़प्पा नामक पुरा स्थल किस सभ्यता से संबंध है? ये संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा नामक पुरा स्थल का संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता की लिपियां स्क्रिप्ट जो है किस प्रकार थी? ये थी भावचित्रात्मक या पिक्टोग्राफिक जो थी ये थी भावचित्रात्मक या पिक्टोग्राफिक। हड़प्पा सभ्यता की लिपि। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? सिंधु सभ्यता का संबंध है किससे? आदि ऐतिहासिक युग से, प्रोटो हिस्टोरिक एज से संबंध है सिंधु सभ्यता का। नेक्स्ट है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ माना गया पूर्व आर्यकाल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना गया। सिंधुवासियों ने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहा गया। सिंधुवासी इन्होंने पहली बार तांबे में जो है टिन मिलाकर एक नया धातु कांसा तैयार किया, इसलिए इसे जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यही कारण है इसका कि इसे जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? रंगपुर स्थित है कहाँ? सौराष्ट्र में। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? ये है कालीबंगन। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? जॉन मार्शल के द्वारा। सर जॉन मार्शल मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई से संबंध है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? लोहा, आयरन। अभी तक जो है हड़प्पा कालीन स्थलों में लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? ये पूजा करते थे किसकी? मातृ देवी की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल है बनावली, जो कि हरियाणा में है, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली हरियाणा में, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। नेक्स्ट है धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? धौलावीरा है गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा से। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा, जो कि कहाँ है? गुजरात में। धौलावीरा गुजरात से। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? हड़प्पा कालीन जो मुहरें थी इनका सर्वाधिक प्रचलित आकार जो वर्गाकार आकार है, ये सर्वाधिक प्रचलित आकार है। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। कई बार ये पूछा जाता है जो हड़प्पा संस्कृति की मुहरें हैं उन पर किस जानवर का अंकन नहीं हुआ है? तो ये घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? ये है ब्राह्मी रूप आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ से हुआ है? भारत से हुआ है कपास की खेती का विश्व में सबसे पहले आरंभ। नेक्स्ट है सैंथो सभ्यता।
सिंधु सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई। सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता है मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के तट पर विकसित हुई। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा ये प्राप्त हुई थी कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई? ये कहाँ से प्राप्त हुई थी? कालीबंगन से। कालीबंगन से मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की मुहर प्राप्त हुई थी। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता थी वो थी सुमेरियन सभ्यता, उसे कहा गया। नेक्स्ट बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता जो थी गैर आर्य सभ्यता थी। कि गैर आर्य सभ्यता क्यों थी? क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता मुख्यतः कृषि पर आश्रित थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी और यह नगरीय सभ्यता थी। ये आर्य सभ्यता जो थी वो कृषि पर आधारित थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रख जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या था? ये था मृतभांड। इसके मुख्य कारक थे मृतभांड। भारत में किस प्रकार के मृतभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? ये माने जाते हैं उत्तरी काले पॉलिशकृत मृतभांड, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? ये मिले हैं कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया? शेल खड़ी का। यहाँ पर इसके जो है इसकी यहाँ पर ये हड़प्पा सभ्यता की जो सीमाएं थी, हड़प्पा की सीमा जो है ये उत्तर में यहाँ पर मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में, दक्षिण में दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में, यहाँ पर पश्चिम में सुदगांडेश्वर जो है ये सुदगेंडोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, और आलमगीर उत्तर प्रदेश में है। आलमगीर उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट है लोथल। लोथल को क्या कहा जाता है? लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल को कहा जाता है क्या? लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है लोथल के। नेक्स्ट यहाँ पर हड़प्पा कालीन स्थल और उसके महत्वपूर्ण जो है साक्ष्य तथ्यों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर हड़प्पा की। हड़प्पा जो कि कहाँ? मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में है। इसके उत्खननकर्ता थे राय बहादुर दयाराम शाहनी व्हीलर और माधव स्वरूप वत्स 1921 में। रावी नदी के तट पर है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य हैं अन्न भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा और मछुआरे का चित्र और शंख का जो है बैल और कांस्य दर्पण, ये सभी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हड़प्पा मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान से। नेक्स्ट मोहनजोदड़ो जो कि लरकाना जिला पाकिस्तान में है। रखालदास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर ने इसकी खुदाई की थी। उत्खनन करता थे ये इसके 1922 में। सिंधु नदी के तट पर है। यहाँ से प्राप्त है विशाल स्नानागार, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। विशाल स्नानागार, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कान से निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं जो है ये सभी प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो लरकाना जिला पाकिस्तान से। नेक्स्ट बात करेंगे लोथल। लोथल कहाँ है? लोथल अहमदाबाद जिला गुजरात में, गुजरात राज्य में के अहमदाबाद जिले में लोथल। खुदाई करता उत्खनन करता थे रंगनाथ राव 1955 से 1962 ईस्वी। भोगवा नदी के तट पर है। यहाँ से प्राप्त गोदीवाड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ था कहाँ से? लोथल गुजरात अहमदाबाद से। यहाँ वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका, हाथी दांत, चावल एवं बाजरे पर 2 मुहे राक्षस का अंकन, फारस की मुहर, घोड़े की मृण मूर्ति, 3 युगमित समाधियां, 4 आंख लोमड़ी का चिन्ह आदि सभी साक्ष्य ये लोथल से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है चहुंदड़ो जो कि सिंध पाकिस्तान राज्य में है। अर्नेस्ट मैकी एवं एनसी मजूमदार ने इसके उत्खनन करता थे 1931 में। सिंधु नदी के तट पर है। यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी
और वृक्काकार ईंटें, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल, पाउडर, ये सभी साक्ष्य जो है प्राप्त हुए थे चहुंदड़ों से। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, कालीबंगा। कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है, इसके उत्खननकर्ता कौन थे? उत्खननकर्ता थे अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं वीके थापर। 1953 से 1960 में घग्घर नदी के तट पर है। जुते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्निहवन कुंड, अलंकृत ईंटें, चूड़ियां, संभवतः जो है एक साथ फसल बोने के साक्ष्य और लकड़ी की नाली जो है ये सभी प्राप्त हुए कालीबंगा से। नेक्स्ट है राखीगढ़ी जो कि हिसार हरियाणा में, यहाँ उत्खनन करता थे सूरजभान 1969 ईस्वी 1969 में और घग्घर नदी के तट पर है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य हैं ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा। नेक्स्ट है कोटतीजी जो कि खैरपुर पाकिस्तान में है। उत्खनन करता है धुर्ये एवं फजल अहमद खान। 1935 से 1955 में सिंधु नदी के तट पर है। यहाँ पर किलेबंदी के साक्ष्य नहीं थे, कच्ची ईंटों के मकान व चूल्हे के साक्ष्य जो है यहीं से प्राप्त हुए, कहाँ से? कोटतीजी से। नेक्स्ट है बनावली। बनावली जो है ये कहाँ? हिसार हरियाणा में। इसके उत्खनन करता थे RS बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट। 1973 ईस्वी में सरस्वती नदी के तट पर, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है सरस्वती। मिट्टी के हल्का खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य जो है यही बनावली से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है रोपड़ जो रूपनगर पंजाब में। उत्खनन करता थे यज्ञदत्त शर्मा। 1955 में सतलज नदी के तट पर, यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य जो है यहीं से प्राप्त हुए थे, कहाँ से? रोपड़ से। नेक्स्ट है रंगपुर, कठियावाड़ा, गुजरात में। इसको उत्खनन करता थे यश आर राव 1954 ईस्वी में। भादर और मादर नदी के तट पर जो है ये है ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियां, कच्ची ईंट के दुर्ग और धान की भूसी के साक्ष्य जो है ये रंगपुर से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है आलमपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में। यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खनन करता थे। 1958 ईस्वी में हिंडन नदी के तट पर, यहाँ से मृत भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए, आलमगीर, उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। यहाँ पर इसके उत्खनन करता थे ऑरेंज स्टाइन और जॉर्ज डेल्स। 1927 से 1962 ईस्वी में। ये दास्क नदी के तट पर है। यहाँ से 3 संस्कृतियों के साक्ष्य, प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि राख से भरा हुआ बर्तन, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य और बंदरगाह यहीं से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है मांडा जम्मू कश्मीर में। उत्खनन करता थे कौन? जगपति जोशी। 1882 ईस्वी में चिनाब नदी के तट पर, यहाँ से प्राप्त साक्ष्य हैं चर्ट, ब्लेड, हड्डी निर्मित बाणाग्र और मुहरों के साक्ष्य जो प्राप्त हुए। हड्डी से निर्मित बाण के साक्ष्य हैं तो ये मांडा जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुए। नेक्स्ट है सुतका कोह पेरिन, बलूचिस्तान में। जॉर्ज डेल्स इसके उत्खनन करता थे। 1962 ईस्वी में शादी कौर नदी के तट पर 2 टीले और मृत भांड के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है सुरकोटदा गुजरात में। जगपति जोशी उत्खनन करता थे 1964 ईस्वी में। सरस्वती नदी के तट पर, यहाँ से प्राप्त साक्ष्य है कलश समाधान, घोड़े की हड्डी, तराजू का पलड़ा जो है ये यहीं से प्राप्त सभी साक्ष्य हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता व विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर अब वैदिक काल की। नेक्स्ट बात करते हैं वैदिक काल की। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान या नॉलेज। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, नॉलेज। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? यह है ऋग्वेद। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ को। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो मंडल हैं 10, डिविजन्स हैं 10 और 1028 जो है इसमें सूक्त हैं। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? त्रयी नाम प्रयोग किया गया है 3 वेदों के लिए, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिए प्रयोग किया गया है। इसमें अथर्ववेद को नहीं शामिल किया गया है त्रयी में। नेक्स्ट बात करेंगे यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? ये प्राप्त होती है किससे? यजुर्वेद से। 4 वेदों में किस एक वेद में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है? यह अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जादू टोने और वशीकरण का विवरण है। नेक्स्ट है उपनिषद किस परंपरा पर आधारित हैं?
उपनिषद आधारित हैं भारतीय दर्शन परंपरा पर। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतया सोम देवता को समर्पित है। कौन सा 9वां मंडल? नेक्स्ट है अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संबंध किस उपनिषद से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है कहाँ से? कंठोपनिषद से। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित है नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है कंठोपनिषद से। उपनिषद काल के राजा थे अश्वपति किस स्थान के शासक थे? ये शासक थे कहाँ के? कैकेय के। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के? कैकेय के। नेक्स्ट है मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? ये की गई है उपनिषद में। किसमें? उपनिषद में। वैदिक नदी थी अश्किनी। अश्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? वैदिक काल में जिसे अश्किनी कहा जाता था, अब इसे चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। चिनाब के रूप में इसकी पहचान की जाती है। नेक्स्ट है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? ये थी सिंधु नदी। सिंधु नदी। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे वैदिक काल में प्रयुक्त जो प्रमुख शब्द थे। वैदिक काल में जो प्रमुख प्रयुक्त शब्द थे उनको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला शब्द था जो आधुनिक नाम है इसका गाय। प्राचीन नाम इसे अघन्य जिसका वध न हो सके। राजा आधुनिक नाम। प्राचीन नाम था गोपा। अतिथि गोहंता या गोहन प्राचीन नाम। धनी व्यक्ति को कहा जाता था गोमद। धनी व्यक्ति को कहा जाता था गोमद। युद्ध को कहा जाता था, जो कि आधुनिक नाम युद्ध है, प्राचीन में कहा वैदिक काल में कहा जाता था गविष्ट, गेसु या गम्य। पुत्री को कहा जाता था दुहिता। अनाज को कहा जाता था धान्य। मरुस्थल को कहा जाता था धनु और उपजाऊ भूमि कहलाती थी क्या? उर्वरा। नेक्स्ट है पशुचारण योग्य भूमि को कहा जाता था क्या? खिल्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। खिल्य कहा जाता था पशुचारण योग्य भूमि को। हल से बनी नालियां जो होती थी उनको सीता कहा जाता था वैदिक काल में। नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीत में ऋचाओं का संकलन करता है? ये करता है कौन सा वेद? सामवेद। वर्ण व्यवस्था या कास्ट सिस्टम का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? ये होता था किसका? सभा और समिति का। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? ये माना जाता है किसे? बृहस्पति को। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? इसका प्रयोग किया जाने लगा सिक्के या कॉइन के लिए। वैदिक काल में निष्क शब्द था, इसका प्रयोग एक गले में पहनने वाले आभूषण के लिए किया जाने लगा, किंतु परवर्ती काल आया उसमें इस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा सिक्के या कॉइन के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यह मिलता है किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो वेद थे, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद और जो है अरण्य, अध्येता और उपवेद की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेदों की। वेद जो है ऋग्वेद है, उससे संबंधित ब्राह्मण है। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण है कौन? कौशितकी और ऐत्रेय। इसमें सूक्त हैं कितने? 128 मंत्र हैं। और उपनिषद है इससे संबंधित कौशितकी और ऐत्रेय। अरण्य है ऐत्रेय और कौशितकी। अध्येता है कौन? होत्र। अध्येता है होत्र। अध्येता है होत्र। और उपवेद जो इसका है, उपवेद या प्रवर्तक इसका है आयुर्वेद या प्रजापति किसका? ऋग्वेद का। अब यहाँ पर बात करेंगे किसकी? बात करेंगे यजुर्वेद की। यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद इसका ब्राह्मण इसके हैं कौन? तैत्तिरीय और शतपथ। तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण है। इसमें उपनिषद है इसके तैत्तिरीय, गठ, श्वेताश्वर, इस, बृहदरण्य और मैत्राणी। और अरण्य इसके हैं अरण्यक, इसके हैं कौन? तैत्तिरीय, बृहदरण्य और शतपथ। अध्येता है कौन? अर्ध्यु। और इसमें जो है उपवेद या प्रवर्तक है इसके कौन? धनुर्वेद और या विश्वामित्र। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर सामवेद की। जो सामवेद है तो इसके ब्राह्मण कौन से हैं? सामवेद के ब्राह्मण हैं पंचविश, इसे,
ताड़्य ब्राह्मण भी कहा जाता है, इसे ताड़्य ब्राह्मण भी कहा जाता है। इसमें 1875 मंत्र हैं और केन और छंदोग्य जो हैं वो क्या हैं, वो इसके उपनिषद हैं। और अरण्य इसके हैं जैमिनीय और छंदोग्य। अरण्य है जैमिनीय और छंदोग्य। अध्येता है उद्गाता। उपवेद या प्रवर्तक है गंधर्व वेद और नारद। नेक्स्ट बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद के ब्राह्मण है गोपद और इसमें 6000 मंत्र हैं। मांडूक्य, प्रश्न और मुंडक इसके उपनिषद हैं। इसके अध्येता है वो है ब्रह्म। उपवेद और प्रवर्तक है इसके शिल्पवेद या विश्वकर्मा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, नेक्स्ट है ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? ये प्राप्त होती है बोगजगोई अभिलेख से। बोगजगोई अभिलेख जो है इसे ईरान से भारत आए आर्यों के विषय में सूचना प्राप्त होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृत की धुरी समझा जाता है? ये अंग एवं मगध को समझा जाता है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ? ऋग्वेद काल में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है ऋग्वेद संहिता में दूसरे से सातवें मंडल तक, ऋग्वेद संहिता में दूसरे से सातवें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इनमें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें ऋग्वेद संहिता से जो दूसरे से सातवें मंडल तक है इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किस में था? ऋग्वेद काल जो था इसमें जनता का विश्वास था बलि एवं कर्मकांड में। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ये परुष्णी वर्तमान जिसे वैदिक काल में जो है परुष्णी नदी और वर्तमान में इसे जो रावी नदी कहा जाता है इसके तट पर लड़ा गया। दशराग्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध का वर्णन मिलता है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? ये पशुपालन एवं कृषि था। ऋग्वेद में उल्लेखित यो शब्द का ऋग्वेद में जो है उल्लेखित शब्द यो था, ये कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया था, ये जौ के लिए। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? ये वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली था। आयुर्वेद तथा अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? ये मिलता है किसमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में आयुर्वेद अर्थात जीवन विज्ञान का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? इसमें इंद्र को युद्ध का देवता समझा जाता है। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है? ये था इंद्र। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे इंद्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ये विश्वामित्र ने की थी। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? ये लिखी गई थी संस्कृत में। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया? सत्यमेव जयते ग्रंथ ये मुंडकोपनिषद से लिया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर ऋग्वैदिक नदियाँ जो उनके प्राचीन नाम और आधुनिक नामों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर वितस्ता नदी जो है इसका आधुनिक नाम है झेलम। विपाशा का ब्यास, दृश्यवती या दृश्य नदी का घग्घर या चौतांग है आधुनिक नाम। और कुब्रू का आधुनिक नाम है कुर्रम। कुंभा का काबुल, सदानीरा का गंडक, अस्किनी का चिनाब, शतुत्री का सतलज और गोमल का आधुनिक नाम है गोमती नदी। सिंधु का आधुनिक नाम है सिंध नदी। सरस्वती का आधुनिक नाम घग्घर, सुषोमा का सोहन और सुवास्तु का आधुनिक नाम है स्वात नदी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? ये कहलाता था उपाध्याय। जो जीविकोपार्जन के लिए जो वेद वेदांग पढ़ाता था उसे कहा जाता था उपाध्याय। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ये मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ये पुस्तक है किससे संबंधित? ज्यामिति से। शुल्ब सूत्र पुस्तक जो है ये ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अशदोमा शतगमय। अशदोमा शतगमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है अशदोमा शतगमय। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ये संबंधित है चिकित्सा से। याज्ञवल्क्य
एकलव्य और गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? ये मिलता है कहाँ? बृहदारण्यकोपनिषद में। वैदिक काल में समय से लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को कहा जाता था, इसे कहा जाता था अमाजु। वैदिक काल में जो भी कन्या सबसे अधिक समय तक अविवाहित रहती थी उसे कहा जाता था अमाजु। नेक्स्ट है, वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? इसमें शामिल थे कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य। ये वैदिक काल में इन सबको द्विज कहा जाता था। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी बताया गया और इसे नदीतमा या नदियों की माता की आज्ञा दी गई। ऋग्वेद में जो सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी बताया गया, इसे नदीतमा व नदियों की जो है माता की संज्ञा दी गई। तो फ्रेंड्स, आपको यदि ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि इस वीडियो लेक्चर की PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।